चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अ ट्रेन टेक्स 2 whole 1/2 hours less for a journey of 300 kilometers if its speed is increased by 20 kilometers per hour. From its usual speed, how much time will it take to cover a distance of 192 kilometer at its usual speed? क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं भाई कि अगर एक रेलगाड़ी की चाल उसकी सामान्य चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो उसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2.5 घंटे कम समय लगता है। रेलगाड़ी को अपनी सामान्य चाल से 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर तय कर लेना। पहले तो ये तय करना है, तय करना नहीं है। तय करने में उसको कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसकी सामान्य स्पीड क्या है वो निकालनी पड़ेगी। तो वो सामान्य स्पीड से यदि 192 किलोमीटर की दूरी जाती है तो उसको कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको गिवन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं, ऑप्शन पर जा सकते हैं। दूसरा आप इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से करें। तो देखिए सबसे पहले हम आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से बताते हैं कि हमने मान लिया कि उसकी सामान्य चाल कितनी है, यूजुअल स्पीड कितनी है। तो हमने उसकी सामान्य चाल रेलगाड़ी की जो है वो कितनी मान ली, तो हमने इसकी सामान्य चाल मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। अब x किलोमीटर प्रति घंटे से जाती है अगर ये 300 किलोमीटर की दूरी, तो आप जानते हैं कि दूरी बटे चाल समय होता है। समय अगर हमें निकालना है तो समय क्या होता है, तो आप कहेंगे सर दूरी और चाल का जो अनुपात होता है, यानी दूरी बटे चाल क्या होता है, समय होता है। तो अब देखिए ट्रेन क्या है, अगर अपनी सामान्य चाल से जाती है 300 किलोमीटर की दूरी तो कितना समय इसको लगेगा, तो आप कहेंगे सर 300 किलोमीटर की दूरी जा रही है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो इसको समय लगा 300 बटे x। ठीक है, अब वही 300 किलोमीटर की दूरी अब ये जा रही है x + 20 चाल से। इसने क्या किया, चाल को बढ़ा दिया। अब इसने 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दी तो इसको 2.5 घंटे कम समय लग रहा। मतलब ये वाला समय और ये वाले समय का जो अंतर है वो कितना है, 2.5 घंटे, यानी कि 5/2 का अंतर है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, सामान्य चाल निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आप क्या करें, ऊपर से तो 300 कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में बचेगा 1/x माइनस यहाँ बचेगा x + 20 और इक्वल टू में कितना है 5/2। तो 5 से तो ये कैंसिल कर दीजिए, 5 6 जा, ठीक है, तो ये कितना हो गया 60। अब आप देखिए यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे सबसे पहले तो ये आपका हो जाएगा x² + 20x मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर आएगा x + 20 और माइनस का कितना x, ठीक, और मल्टीप्लाई में कितना चल रहा है, तो आप कहेंगे सर 60 और इक्वल टू में कितना है 1/2। अब देखिए x से x कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा, तो आपका 60 × 20 इंटू में ये 2 भी चला जाएगा और ये पूरा इस तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x² + 20x। ट्रेडिशनल अप्रोच से अगर आप करते हैं तो ठीक है। तो अब आप देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो ये कितना हो गया 2400 हो गया और बराबर में कितना है, तो आप 2400 को इस तरफ ला दीजिए तो माइनस में हो जाएगा। तो सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको माइनस में ला दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होगी बात, ये कैसे आया, 4 4 6 24, तो ये आपका हो गया x² + 20x और प्लस कितना, तो आप कहेंगे माइनस में 2400, माइनस आएगा ना, इस तरफ 2400 हो गया। अब आपको ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या मिले आपको 2400 मिले और जिनका अंतर कितना मिले 20। तो अब आप क्या कर सकते हैं, 6 चौको 24 यानी कि 40 और 60, 6 चौको 24 यानी कि 40 और 60, तो आप लिखेंगे x² + 60x माइनस 40x। देखिए 6 चौको 2400 हो जाएगा और माइनस 2400 बराबर में कितना 0, ठीक। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस का 60, यहाँ से माइनस का 40 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x प्लस का 60 बराबर में कितना 0। तो आपको x के 2 मान आते हुए दिख रहे हैं, यहाँ से x के 2 मान आते हुए दिख रहे हैं। देखिए एक मान आपको दिखेगा x बराबर माइनस का 60, ठीक है, क्योंकि प्लस में है, और एक आपको मिलेगा प्लस का 40। तो स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होती, तो माइनस का 60 नहीं होगा आंसर। तो यूजुअल स्पीड क्या आ गई आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो x का मान कितना आ गया, तो आप कहेंगे सर 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपका x का मान आ गया। ठीक है, ये आपने x से कर लिया, x का मान कितना आ गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब बात क्या हो रही है, बोल रहा है कि अगर अपनी सामान्य चाल से 192 किलोमीटर की दूरी जाए तो उसको कितना समय लगेगा। तो समय कैसे निकालते हैं, तो समय अभी हमने आपको बताया भाई, समय निकालते हैं दूरी मतलब 192 और चाल कितनी 40, तो 4 से भाग दे दीजिए, 4 से 10 बार, 4 चौके 16, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, 10 से भाग देंगे तो 4.8 घंटे का आपको समय लगेगा। तो ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका आंसर। आई थिंक ट्रेडिशनल अप्रोच से ही कर लेंगे आप, तो एक बार में हो सकता है, लेकिन आपको ऑप्शन से भी बताते हैं कि किस तरीके से आप ऑप्शन से करेंगे। देखिए सबसे पहले पहला ऑप्शन दिया है कि उसको 2.5 यानी कि 2.4 घंटे का समय लगता है अगर वो सामान्य चाल से जाता है 192 किलोमीटर की दूरी। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, चारों ऑप्शन उठा के देखने पड़ेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप कॉपी आसानी से कर सकते हैं। कैसे, आप 192 किलोमीटर की दूरी है, समय आपको कितना लग रहा है 2.4, तो आप क्या करिए 192 में भाग लगाइए किससे 2.4 से, तो उसकी सामान्य चाल आ जाएगी। उस सामान्य चाल से आप भाग लगाइए 300 में, तो आपका उसका समय आ जाएगा सामान्य समय, और उस सामान्य चाल को फिर से 20 बढ़ा के भाग लगाइए 300 में, तो अगर उधर आपको 2.5 घंटे का अंतर मिल जाता है तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा क्योंकि आपको चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेंगे। किस्मत अगर आपकी अच्छी हुई तो आप क्या कर सकते हैं, पहले ही ऑप्शन में आपको वैल्यू मिल जाए, लेकिन अगर आपको पहला वैल्यू नहीं है, जैसे इस प्रकार इस वाले क्वेश्चन में आपको ऑप्शन डी दिया है, तो डी तक आपको जाना पड़ेगा, मतलब आपको डी तक चेक करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आपके लिए क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही है ना बात। ठीक है, तो चलिए आपके लिए ये ट्रेडिशनल तरीका बेस्ट है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है, देखिए भाई यहाँ लिखा हुआ है इफ x² माइनस 2√5x + 1 = 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x⁵ प्लस 1/x⁵। देखिए x⁵ प्लस 1/x⁵ कभी भी आपको निकालना हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको x³ यानी कि x³ प्लस 1/x⁵ निकालना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको x² प्लस 1/x² निकालना पड़ेगा। ये दो चीज़ें जब निकल जाएंगी ना तभी आपकी बात आगे बढ़ेगी। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, और ये दो चीज़ें निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, x प्लस 1/x चाहिए, तो वो हमें मिलेगा जो हमारी इक्वेशन दी है उसके माध्यम से। तो हमें क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे सर हमें दिया हुआ है x² माइनस 2√5x प्लस 1 = 0, और हमने आपसे बोला था हमेशा x वाले टर्म का आप ट्रांसपोजिशन करिए यानी कि पक्षांतरण करिए। तो यहाँ से आपको x² प्लस 1 = क्या मिलेगा, 2√5 और x मिलेगा। इस पूरी इक्वेशन को आप x से भाग लगा दीजिए, तो आप जब x से भाग लगाएंगे तो ये पूरी इक्वेशन में x से भाग दिया, तो यहाँ बचेगा x प्लस 1/x = में कितना 2√5। ये आपके पास क्या बचा, x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई कितनी 2√5, ये x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि यदि आपके पास x प्लस 1/x बराबर a दिया है तो x³ प्लस 1/x³ = होता है a³ माइनस 3a। ठीक है, a³ माइनस 3a, और इसी प्रकार x² प्लस 1/x² होता है a² माइनस 2, a² माइनस 2। ये इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है, बस केवल ये इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आपके पास ये गिवन कंडीशन है, अगर आपको x प्लस 1/x बराबर दिया है a, तो x³ प्लस 1/x³ क्या होगा, a³ माइनस 3a, और x² प्लस 1/x² क्या होगा, a² माइनस 2। ठीक, अगर ये आपको याद है तो अब देखिए इसके बाद बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन आपके लिए। आपके पास a की वैल्यू दी है, ये आपका किसका काम करेगा, a का काम करेगा, तो यहाँ से x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या निकलेगी, a³ यानी कि 2√5 का होल क्यूब माइनस 3a यानी कि 2√5। ठीक, यहाँ से क्लियर होगी बात। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये तो हो जाएगा 8 और एक तो आ जाएगा 5, तो 8 5 कितना हो जाएगा 40, 40 अंडर रूट कितना हो गया, 40 अंडर रूट 5 हो गया, और ये कितना हो गया 3 दूनी 6 यानी कि 6 अंडर रूट 5,
तो जब इसमें से माइनस करोगे 40 में से 6 तो 34 अंडर रूट कितना आ गया, 5 आ गया। तो 34 अंडर रूट 5 होगी आपकी एक्स क्यू प्लस 1/x³ की वैल्यू। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये किसके इक्वल होता है, तो a² - 2 के इक्वल। a की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 2 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 2। तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, क्योंकि रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 4 पंचे 20 - 2 यानी कि 18, ये आपका 18 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप क्या करेंगे, केवल मल्टीप्लाई कर देंगे। किन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, आप इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो चलिए अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यानी कि x³ प्लस 1/x³ का मल्टीप्लाई आपको किससे करना है, x² प्लस 1/x² से। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी है, 34 अंडर रूट 5। 34 अंडर रूट कितना है, 5 है। तो 34 अंडर रूट 5, 34 अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, 18 से। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 18 से। चलिए तो 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इजी है। 18 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या कर लीजिए, देखिए 18 × 3 = 54 यानी कि 540 हो जाएगा, और 18 × 4 = 72। तो 540 प्लस क्या कर दीजिए, 72 कर दीजिए। 2 7 4 11 की 1 हासिल में 1, तो 612 अंडर रूट कितना हो जाएगा, 5। तो ये तो आपका हो गया 612 अंडर रूट में कितना, 5। लेकिन अभी बात नहीं बनी, कहीं भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है आपको। 612 अंडर रूट 5 बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन ये आंसर नहीं है, ऐसा मत कर देना, क्योंकि अभी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये होगा x³ प्लस यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए क्यूब से स्क्वायर कैंसिल होगा, तो 1/x बचेगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये बचेगा x, और इधर क्या हो जाएगा x/5 यानी कि 1/x⁵ इक्वल टू में कितना है, 612 अंडर रूट 5। 612 अंडर रूट 5। अब देखिए यहाँ पर ये टर्म अलग आ गया आपका, x प्लस 1/x आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी थी, 2 अंडर रूट 5, यानी कि ये उस तरफ माइनस में जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से हमें वैल्यू मिली x⁵ प्लस 1/x⁵ बराबर में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 612 अंडर रूट 5 में से माइनस करना है 2 अंडर रूट 5। 2 अंडर रूट 5 माइनस करेंगे तो 610 अंडर रूट 5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि भाई इस पूरे की वैल्यू कितनी है, इस पूरे की वैल्यू है 2 अंडर रूट 5, और ये उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया क्या, तो आप कहेंगे सर हमारा जो आंसर निकल कर आ गया, वो आंसर निकल कर आया 610 अंडर रूट 5। तो 610 अंडर रूट 5 किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो ऑप्शन डी में दे रखा है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी क्या होगा बेटा आपका आंसर। क्लियर है, इस प्रकार ऑप्शन डी क्या हो गया आपका आंसर। कितनी सी बात याद रखनी है, केवल इतनी सी बात याद रखनी है कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू a है, तो x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू होगा a³ - 3a, और इसी प्रकार x² प्लस 1/x² इक्वल टू होगा आपका a² - 2। क्लियर, चलिए तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपको एक पाइप और टंकी वाला कोई क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ लीजिए क्या दे रहे हैं। यहाँ लिखा है पाइप्स A and B can fill a tank in 10 hours and 40 hours respectively. C is an outlet pipe attached to the tank. If all the 3 pipes are opened simultaneously, it takes 80 minutes more time than what pipes A and B together takes to fill the tank. A and B are kept open for 7 hours and then closed, and C was opened. C will now empty the tank in. क्वेश्चन आपसे कह रहा है भाई कि पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। C टैंक से जुड़ा हुआ है एक आउटलेट पाइप है। C टैंक से जुड़ा हुआ एक क्या है, आउटलेट पाइप है, मतलब ये पानी को बाहर निकालता है। यदि सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो A और B द्वारा मिलकर टैंक को भरने में लगने वाले समय से 80 मिनट अधिक समय लगता है। ठीक है, तो A और B को 7 घंटे तक खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है, तो C को खोल दिया जाता है। तो C अब टैंक को कितने घंटे में खाली कर सकेगा, ये आपको बताना है।
तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ निकालनी है इसमें कि जो टंकी है उसकी धारिता कितनी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसमें पानी कितना आता है। साथ ही साथ आपको ये निकालना है कि ए की इफिशियंसी कितनी है, ए 1 घंटे में कितना पानी भरता है, बी 1 घंटे में कितना पानी भरता है और सी 1 घंटे में कितना पानी निकालता है। क्योंकि अगर आपको सी से कुछ भरा हुआ पानी खाली करवाना है टंकी से तो उसकी क्षमता पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि ए और बी अलग अलग 10 घंटे और 40 घंटे में भर रहे थे तो मिलकर कितने घंटे भरेंगे ये निकालेंगे। क्योंकि इन्होंने बोला है कि ए और बी द्वारा मिलकर टैंक को भरने में लगने वाले समय से 80 मिनट अधिक समय लगता है जब ए, बी और सी तीनों को चालू कर दिया जाता है। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि ए, बी और तो भर रहा है लेकिन सी खाली कर रहा है, तो कुल समय कितना लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ए 10 घंटे में टैंक को भरता है, बी 40 घंटे में टैंक को भरता है, तो एलसीएम कितना आया 40। तो ये धारिता हो सकती है टंकी की, लेकिन हमें दोबारा से धारिता निकालनी पड़ेगी क्योंकि ए, बी और सी अगर तीनों साथ खोले जाते हैं तो समय अलग है, तो वो समय लेकर हमें धारिता अलग से निकालनी पड़ेगी। अभी टंकी की धारिता कितनी आ गई 40 लीटर। अगर ए 10 घंटे में 40 लीटर भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो आप कहेंगे सर 4 लीटर। बी 40 घंटे में 40 भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 लीटर। ठीक है, अब अगर ये दोनों की हम बात करें कि ए और बी दोनों पाइप एक साथ कितना भरेंगे 1 घंटे में, तो 5, तो हमें भरवाना कितना है भाई इनसे 40, तो 40 भरने में ही कितना समय लेंगे, तो ये आप 5 से भाग लगा दीजिए तो 8 घंटे का समय लेंगे। कितना समय लेंगे, 8 घंटे का। लेकिन इन्होंने बोला है कि अगर ए, बी के साथ में सी को भी खोल दिया जाए, सी देखिए खाली करने वाला है इसलिए हम इसके आगे क्या लगा रहे हैं, माइनस का साइन लगा रहे हैं। ए और बी के साथ में सी को भी खोल दिया जाए तो जितना समय ए और बी को लगता है उस टंकी को भरने में उससे 80 मिनट ज़्यादा समय लगता है। कितना, 8 घंटे लगते हैं, तो 8 से 80 मिनट ज़्यादा लगते हैं। 80 मिनट को हमने किस में बदल दिया, घंटे में। ठीक है, 60 से भाग लगा दिया, 2 से 4 बार, 2 से 3 बार। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा, एक इसमें दे दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 9 सही 1/3, 9 सही 1/3 घंटे। 9 सही 1/3 घंटे का मतलब 9 × 27 यानी कि 28/3 घंटे। यानी कि तीनों अगर एक साथ काम करते हैं तो 28/3 घंटे का समय लगता है। देखिए 8 × 24 और 4 28/3 घंटे का समय लगता है। तो अब आप देखिए कि ए को समय लगता है 10 घंटे का, बी को समय लगता है कितना, 40 घंटे का, और जबकि ए और बी भर रहे हैं और सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो समय लगता है 28/3 घंटे का। तो अब यहाँ पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा और यहाँ से नई धारिता तैयार करनी पड़ेगी टंकी की, और फिर सबकी क्षमताएं भी दोबारा से निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, सबकी क्षमताएं भी क्या करनी पड़ेंगी, दोबारा से निकालनी पड़ेगी, तभी आपको सी की क्षमता मिल पाएगी। तो अब आपको क्या करना है, 40, 10 और 28 का एलसीएम लेना है, क्योंकि इन सबके बटे में तो 1 है, तो 1 और 1 का अगर भिन्न होती है उसका जब हम एलसीएम लेते हैं तो अंश का तो एलसीएम लिया जाता है, यानी कि न्यूमरेटर का तो हम एलसीएम लेते हैं लेकिन डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेते हैं। तो यहाँ पर जो 10 है उसके अपॉन में डिनोमिनेटर 1 होगा, जो 40 है उसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 1 होगा, यानी कि उसके हर जो है 1 होंगे, तो 1 और 3 का एचसीएफ 1 ही आएगा। ठीक है, तो हमें केवल क्या करना है, 10, 40 और 28 का एलसीएम लेना है, तो हमें धारिता मिल जाएगी टंकी की। अब एलसीएम कैसे लेंगे, तो 10, 40 और 28 का एलसीएम लेने के लिए ये सभी किससे कैंसिल हो रहे हैं, 2 से। 2 से 5 बार, 2 से 20 बार और 2 से 14 बार। अब किससे डिवाइड हो रहे हैं, तो अभी भी 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 से ये तो डिवाइड नहीं हो रहा, ये 2 से 10 बार, ये 2 से 7 बार। अब 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से 1 बार, 5 से 2 बार और ये 7। अब डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो देखिए 4 पंचे 20, 20 दूनी 40 और 7 चौक 28, 280 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। यानी कि टंकी की जो धारिता है, यहाँ से अब क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये टंकी की धारिता आ गई 240 लीटर, यानी कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, 240 लीटर। अब अगर हम यहाँ से बात करें कि 240 लीटर अगर टंकी की धारिता है तो ये 10 घंटे में 280 भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 28 भरेगा। ये 40 घंटे में 280 भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो आप कहेंगे सर 7 भरेगा। ठीक है, 4 से कट जाएगा, 4 7 28, ये 28/3 घंटे में तीनों मिलकर कितना भरते हैं, 280। तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, तो 280 से भाग लगाएंगे यानी कि 30।
अब आप थोड़ा सा देखिए कि ये ए और बी तो कितना भरते हैं, ए और बी मिलकर कितना भरते हैं, तो आप कहेंगे सर 28 प्लस 7 यानी कि 35 भरते हैं। लेकिन जब ए बी और सी तीनों काम कर रहे हैं तो 30 ही भर रहा है, इसका मतलब सी कितना खाली करता है, तो आप कहेंगे सी जो है वो 5 लीटर कितना क्या खाली करता है, क्योंकि यहाँ 35 भरना चाहिए था ए और बी के थ्रू, लेकिन ए बी और सी तीनों को जब काम कर रहे हैं तो 30 ही भर रहा है, इसका मतलब सी कितना खाली करता है, 5 खाली करता है। ये माइनस का मतलब ये है कि एक खाली करता है, इसकी क्षमता कैसी है, नेगेटिव है, ये खाली करने वाला पाइप है, तो ये क्या करता है, आउटलेट पाइप है, तो ये 5 लीटर प्रति घंटे क्या करता है, खाली करता है। अब लेकिन इन्होंने क्वेश्चन क्या बोला, इन्होंने बोला कि ए और बी को 7 घंटे तक खोला जाता है, ए और बी 7 घंटे तक खुले रहते हैं और उसके बाद जितना टैंक भर जाता है, ठीक है, ए और बी 7 घंटे तक खोला जाता है और फिर बंद कर दिए जाते हैं और सी को खोल दिया जाता है। अब मतलब टंकी खाली है, उसमें पानी नहीं है, 7 घंटे तक हमने खोला ए और बी को, तो ए और बी आपको पता है 1 घंटे में कितना भरते हैं, 35, तो 35 के हिसाब से उन्होंने 7 घंटे में कितना भरा ए और बी ने, तो 7 बना 35 की 5, हासिल में 3, 7 21 और 3 24, यानी कि 245 यूनिट पानी टंकी के अंदर है अभी। अब 245 जब ए और बी ने भर दिया, ये किसने भर दिया, ए प्लस बी ने भर दिया, कितने घंटे में, 7 घंटे में। ए और बी ने 7 घंटे में 245 यूनिट जब पानी भर दिया तो उसके बाद ए और बी को बंद कर दिया गया और सी को खोल दिया गया। अब ये बोल रहे हैं कि सी उस टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा, मतलब जितना पानी उसमें भरा है वो कितने घंटे में खाली कर देगा। तो आपको पता है कि सी का समय निकालना है कि कितने घंटे वो लेगा, तो समय कैसे निकलता है, कार्य यानी कि कितना, यानी कि धारिता कितनी है टंकी की, जितना पानी उसमें अभी है 245 खाली करवाना है और ये 1 घंटे में कितना करता है, 5, तो 5 से भाग लगाएंगे, 5 चौको 20, 5 9 45, यानी कि 49 घंटे, 49 आवर्स में वो क्या कर देगा, जो टंकी भर गई थी 7 घंटे में उसको खाली कर देगा सी पाइप। ठीक है, तो 49 किस ऑप्शन में दिया है, 49 ऑप्शन बी में दिया है, तो इस प्रकार ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। ऑप्शन बी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आई होप बात आपको सारी क्लियर हो गई होगी, काफ़ी आराम से इन चीज़ों को कर रहे हैं, केवल आपके दिमाग के उस कोने तक बैठ जानी चाहिए चीज़ जहाँ से कभी वापस बाहर ना निकले, ठीक है ना, और उनको आपको रिवीजन जरूर करते रहना। भाई एक नियम होता है पढ़ने का, भाई आप किसी बुक को एक अलमारी में कहीं रख दें और आप उसको 10 दिन तक ना देखें तो आप देखना उसमें धूल जम जाती है। ये बुक की बात भी है, या कोई आप सामान आपके पास है वो एक जगह कहीं कोने में पड़ा है, आप उसकी साफ़ सफाई ना करें तो वो कुछ समय बाद गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है, क्योंकि उस पर धूल जम जाती है, और जब किसी चीज़ पर धूल जम जाती है तो वो हमें धुंधली धुंधली दिखाई देती है। तो पढ़ाई का नियम भी यही है कि चीज़ों का आप निरंतर रूप से रिवीजन करें, मतलब उनको साफ करते रहें, निरंतर रूप से फॉर्मूले याद करें, क्वेश्चनों को लगाएं, अपना जीएस पढ़ें, अपना इंग्लिश पढ़ें, जो भी आपका करंट अफेयर्स है उसको पढ़ें। सारी चीज़ों को आप निरंतर रूप से अगर पढ़ते रहते हैं तो फिर क्या होगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप उनका सफाई करते जा रहे हैं। सफाई करते जा रहे हैं मतलब आपको वो साफ़ है, बिल्कुल धुंधली नहीं है, साफ साफ दिख रही है। लेकिन आपने आज ये क्वेश्चन पढ़ा, 15 दिन बाद उठाकर देखेंगे, 15 दिन बाद धुंधला हो जाएगा, फिर कम कम समझ आएगा, ठीक है ना। तो कम कम अगर नहीं समझना चाहते हैं, चीज़ों को अच्छा करना चाहते हैं, तो निरंतर रूप से रेगुलर रूप से आप पढ़ाई करते रहें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखिए इन्होंने बोला है इफ दी 9 डिजिट नंबर 708x6y8z9 is divisible by 99, then what is the value of x plus y plus z। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि 9 अंकों वाली संख्या 708x6/8z9 भाजक 99 से विभाज्य है तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। तो यहाँ पर लगेंगे डिविजिबिलिटी रूल। इन्होंने नंबर आपको दिया है कितना, नंबर दिया है 708x6y8z9। अब ये कितने 9 डिजिट का नंबर है। ये बोल रहा है कि जो नंबर है वो किससे डिवाइड है, ये पूरा का पूरा नंबर 99 से डिवाइड है। तो 99 को हम 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये 9 और 11 99 होता है। तो अगर हम इसमें 9 और 11 की डिविजिबिलिटी का रूल लगा लें, अगर हम ये कह दें कि ये नंबर 9 और 11 दोनों से विभाजित होगा तो ये 99 से तो विभाजित होगा ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, 9 की डिविजिबिलिटी का रूल लगाते हैं।
तो 9 की विभाज्यता क्या कहती है? तो 9 की विभाज्यता ये कहती है भाई कि जो संख्या है उसके सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। जो संख्या है उसके सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो पहले हम क्या लगा रहे हैं? 9 की विभाज्यता लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? 9 की विभाज्यता। तो यहाँ पर हम 9 की विभाज्यता का इस्तेमाल कर रहे हैं कि 9 की विभाज्यता क्या होती है। तो देखिए 9 की विभाज्यता होती है कि जो संख्या है उसके सभी अंकों का योग किससे विभाजित होना चाहिए? 9 से विभाजित होना चाहिए। किससे विभाजित होना चाहिए? तो 9 की विभाज्यता कहती है कि कोई भी संख्या है उसके सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये 9 की विभाज्यता का नियम होता है। ठीक है, तो अब आप देखिए 7 और 0, तो 7 होगा 8 15, 15 6 21 और 8 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 29, 29 और 9 38। तो ये तो हो गया 38 प्लस में x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है। चलिए जेड स्मॉल बन गया, इसको कैपिटल कर लीजिए। ये छोटी छोटी गलतियां हम बहुत करते हैं, ध्यान रखना बेटा, जानबूझकर करते हैं कि आप कितने प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपको चीज़ें तुरंत, अगर आपने क्लिक कर लिया अरे सर ये तो आपने जेड छोटा लिख दिया है, अरे सर आपने बड़ा लिख दिया, तो आपको बात समझ आ रही है कि भाई आप इधर ही प्रेजेंट हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस देखते जा रहे हैं और समझ नहीं रहे हैं चीज़ों को। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हो गया 38x प्लस वाई प्लस जेड। अगर ये नंबर 9 से विभाजित है तो बताइए x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे क्या रखना चाहिए? अगर इसको नंबर को 9 से विभाजित करना है तो हमने क्या बोला कि 9 की विभाज्यता कहती है कि उसके सभी अंकों का योग किससे विभाजित होना चाहिए? 9 से। अब 9 से विभाजित होने के लिए आपको x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे हमें ऑप्शंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछा है। तो अगर आप यहाँ 5 रखते हैं तो 38 प्लस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 43। 43 9 से विभाजित होता है क्या? तो आप कहेंगे नहीं, तो यानी कि ऑप्शन ए आपका कैंसिल। ऑप्शन ए आपका कैंसिल। चलिए ऑप्शन बी पर जाते हैं। 38 प्लस क्या करते हैं? 16 करते हैं, तो 44 54 हो जाएगा। 54 9 से विभाजित होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो सकता है। फिर इसी प्रकार आप ऑप्शन सी चेक करिए। 38 प्लस क्या करिए आप? 9 करिए, तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 47। 47 9 से विभाजित होता है क्या? तो आप कहेंगे नहीं होगा, तो ऑप्शन सी भी आपका कट गया। अब ऑप्शन डी की तरफ बढ़ते हैं कि 38 प्लस 27 करिए। 38 प्लस 27 करेंगे तो ये 45 और ये कितना हो जाएगा? 75। कितना हो जाएगा? नहीं 65। कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। 75 नहीं होगा, 65 हो जाएगा भाई। देखिए 7 8 15 की 5 हासिल में 1, तो 65 हो जाएगा। और 65 9 से विभाजित होता है क्या? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं होता है। ध्यान रखना, अगर ये नंबर 99 से विभाजित है तो इसको 9 और 11 से विभाजित होना चाहिए। तो हमने देखा केवल एक ही ऑप्शन में 9 से विभाज्यता का नियम लग रहा है, ऑप्शन बी। तो आपको 11 की विभाज्यता तो चेक करने की अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑप्शन ऐसे हुए जो 9 से विभाज्यता का नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है बी हो जाएगा। इसके बाद हमें 11 की विभाज्यता यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक बात आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है। ठीक।